और रेगुलर इंटरवल पे होगा। रेगुलर इंटरवल मतलब अभी मैंने बताया था ना 3 मंथ्स है तो हर 3 मंथ्स के बाद आपको मिलेगा, 6 मंथ है तो हर 6 महीने के बाद, 1 ईयर है तो हर साल मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला वाला 3 मंथ्स पे दूसरा वाला 6 मंथ पे, ऐसा नहीं होता। इसको एक एग्जाम्पल देखो, ये है मान लो आपकी एक कंपनी, कोई भी कंपनी है और ये है आप। ठीक, अब आपने क्या किया, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या इसमें कुछ भी पैसे लगाए या दे दिए। ठीक है, मान लो 10,000 रुपीज दे दिए, तो आप किसी को भी ऐसे पे थोड़ी ना करोगे, या वो भी आपको थोड़ी ना ऐसे पैसे ले लेगा। वो क्या देगा, वो बदले में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट देगा कि भैया आप 10,000 हमें आज दो और कल को हम आपको 10% इंटरेस्ट पे देंगे। तो अगर 10,000 का हम 10% निकालें तो कितना आता है, 1,000, राइट। इसका मतलब लास्ट में हमें जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11,000। ठीक है, 10,000 जो हमने दिया और 1,000 जो उसका वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो देखो वो एक ही बार आपको 11,000 नहीं देगा, वो क्या करेगा, पहले इंस्टॉलमेंट पे आपको 2,200 रुपए देगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे भी 2,200, फिर तीसरे पे भी, फिर नेक्स्ट वाले पे भी और उसके बाद भी। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो आपके 11,000 रुपए कंप्लीट हो गए। कितने इंस्टॉलमेंट्स पे कंप्लीट हुए हैं, कितने बार पेमेंट करना पड़ा, 5 बार। ठीक, और रेगुलर इंटरवल पे मान लो 3-3 महीने बाद, तो हर 3 महीने बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2,200 रुपए हर 3 महीने बाद मिल रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पेमेंट पीरियड। अब पेमेंट पीरियड क्या है, the time between successive payment dates of an annuity is called its payment period। हर एक पेमेंट के बाद दूसरी पेमेंट के बीच में जितना वक्त बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, पेमेंट पीरियड। मान लो कि आपने 1 अगस्त 2020 को पेमेंट किया, ठीक है, दूसरा पेमेंट आपको 1 अगस्त 2021 को करना है, तो बीच में कितना गैप रह गया आपका, 1 ईयर का गैप रह गया। ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, पेमेंट पीरियड। अब आप देखो ये वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया था, इस वाले एग्जाम्पल में पेमेंट पीरियड कितना था, 3 मंथ्स। क्यों, क्योंकि हर 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट मिल रही थी या आप पे कर रहे थे। ठीक है, तो जो टाइम बच जाता है एक पेमेंट से दूसरे पेमेंट तक, उसे हम क्या कहते हैं, पेमेंट पीरियड कहते हैं, एन्युटी के। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है आपका एन्युटी सर्टेन। ठीक है, ये सर्टेन मतलब क्या होता है, श्योर। तो यहाँ पे ना आपको बिगिनिंग का डेट भी पता है कि मेरे को यहाँ से पेमेंट स्टार्ट करनी है, और आपको एंड डेट भी पता है। दोनों जो होते हैं दोनों फिक्स डेट पे होते हैं। मान लो आपने सितंबर से स्टार्ट किया और नवंबर में खत्म, दोनों ही डेट्स आपको पता होंगी, और ऐसी एन्युटी को हम क्या कहते हैं, एन्युटी सर्टेन। एग्जाम्पल देख लो क्या है, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, आपको पता है बैंक में हमें इतने इतने टाइम तक पैसे डालने हैं, तो ऐसा जो भी पेमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी सर्टेन कहते हैं। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, एन्युटी कंटिंजेंट। ठीक है, एन एन्युटी फॉर विच द पेमेंट्स आर टू बी मेड टिल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एन्युटी कंटिंजेंट। ठीक है, तो यहाँ आपको पेमेंट करते ही रहना है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा हो जिससे वो पेमेंट रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब वो देखो आप कब तक पे करोगे जब तक आप जिंदा हो, है ना। मरने के बाद थोड़ी ना आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हो, नहीं, आपकी पेमेंट जो है आपके मरने के बाद रुक जाएगी। तो अगर ऐसी कोई इवेंट पे पेमेंट्स डिपेंड करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एन्युटी कंटिंजेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो परपेचुअल एन्युटी। ठीक है, अब ये एन्युटी क्या है, एन एन्युटी हुज पेमेंट आर टू बी मेड फॉरएवर। ऐसे एन्युटी जो जिसकी पेमेंट हमें हमेशा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे तो करनी पड़ेगी लेकिन जब तक हम हैं हमें करनी होगी। ठीक है, उसे परपेचुअल एन्युटी कहते हैं। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस, तो आपको नहीं पता होगा बट जो आपके पापा हैं या कोई बड़े हैं घर में वो पे करते हैं म्युनिसिपल को। ठीक है, हर साल के एंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर किसी की ज़मीन है तो ज़मीन का भी टैक्स पे करना पड़ता है हर साल के एंड पे। तो ऐसा जो है, अब ज़मीन तो आप कल नहीं छोड़ दोगे ना, आपकी है तो हमेशा ही आपके पास रहेगी, तो हमेशा ही आपको टैक्सेस पे करने होंगे साल के एंड में। तो ऐसे हम इसे क्या बोलते हैं, परपेचुअल एन्युटी बोलते हैं। ठीक,
उसके बाद देखो क्या है, एन्युटी ड्यू, an annuity in which the payments are made in the beginning of each payment period is called annuity due। ठीक है, यहाँ हम मंथ का एंड का वेट नहीं करते हैं, हम पहले ही पे कर देते हैं। और जो भी एडवांस पेमेंट होती है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवांस पेमेंट ऑफ मंथली हाउस रेंट। अगर आप रेंटेड हाउस में हो और अपने घर मालिक को अगर आपने एडवांस में पे कर दिया उस मंथ के लिए, तो वो क्या हो गया, आपका एन्युटी ड्यू हो गया। ठीक है, कैसे ड्यू हो गया, देखो आप हर महीने के स्टार्टिंग में ही आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो पीरियड भी आपका इक्वल है, आपके अमाउंट्स भी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एन्युटी ड्यू। हर जो पेमेंट लास्ट में होगा, ठीक है, पेमेंट पीरियड के लास्ट में अगर हम पे करते हैं तो उसे इमीडिएट एन्युटी कहते हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस भी इमीडिएट एन्युटी ही है। क्यों? क्योंकि वो हर साल के एंड में पे होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो हम लोग साल के एंड में पे करते हैं। तो जो भी चीज़ महीने या साल के या किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के एंड में पे किया जाए उसे हम इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। ठीक है, तो एन्युटी ड्यू और इमीडिएट एन्युटी एक दूसरे का ऑपोजिट है। एन्युटी ड्यू स्टार्टिंग में ही हो जाता है पे और इमीडिएट एन्युटी लास्ट में पे होता है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है डिफर्ड एन्युटी। An annuity that is to begin after a given number of years is known as deferred annuity. It is also called reversion. तो एग्जाम में आ जाता है which annuity is known as reversion, तो आप लिख सकते हो deferred annuity। अब ये annuity क्या है, देखो, जब भी हम कुछ लम सम अमाउंट पे करते हैं तो उसके बाद से हमें कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं इंटरेस्ट के साथ। लेकिन deferred annuity में केस क्या होता है, हमें इमीडिएटली नहीं मिलेगा या कुछ समय के बाद नहीं मिलेगा, हमें काफ़ी लंबे समय के बाद मिलता है। जैसे कि मान लो 3 साल बाद या 4 साल बाद, उसे हम क्या कहते हैं, डिफर्ड एन्युटी कहते हैं। हमें जल्दी से नहीं मिलेगा, 3 साल या 4 साल के बाद जो भी नंबर मेंशन रहेगा उसके बाद पैसे मिलना शुरू होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम डिफर्ड एन्युटी कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो टर्म है उसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है, तो अगर इंग्लिश में पढ़ने जाए तो काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो पहले जो आप अमाउंट दे रहे हो ना कंपनी को, जो आप दे रहे हो कि वापस मुझे वहाँ से कुछ ज़्यादा मिलेगा, उस अमाउंट को ही हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने कंपनी में 10,000 लगा दिया, दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अमाउंट क्या है, अमाउंट वो है जो बार बार आपको लास्ट में मिलेगा एक्यूमुलेट होने के बाद। ठीक है, जैसे कि 10,000 वाले एग्जाम्पल में आपको लास्ट में टोटल कितना मिल रहा था, 11,000 है ना, तो अमाउंट कितना है आपका, 11,000 है। ठीक, ओके, एक होता है सिंकिंग फंड और दूसरा होता है एंडोमेंट फंड। ठीक है, दोनों फंड आपके चैप्टर के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इसके हिसाब से सम्स आते हैं कुछ। ठीक है, सिंकिंग फंड कुछ नहीं है, सिंकिंग फंड क्या है ना, आपको फ्यूचर में अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए अभी से ही आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहो, जमा करते रहो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको फ्यूचर में 50,000 का कुछ मशीन लेना है, रिप्लेस करना अपना पुराना मशीन को नए मशीन से, और उस मशीन का प्राइस है 50,000, तो अभी से ही ना आप एक फ़ंड बनाओगे जिसमें 10 ऐसे 1000 करके इन्वेस्ट करोगे, तो उसे ही हम कहते हैं सिंकिंग फंड। और एंडोमेंट फंड होता है ना, वो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही कोई आदमी होता है या डोनेटर होता है जो क्या करता है, मान लो 1 लाख रुपए डाल देता है। ठीक है, अब उसमें से क्या है ना, हर साल बच्चे लोगों को 10-10 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप मिलती रहती है। ठीक है, वो 1 लाख रुपए हैं उस फंड में और एवरी ईयर बच्चे को 10,000 मिल रहा है, मतलब उसे 10 साल तक 10-10 हज़ार रुपए उस पर्टिकुलर पैसे से मिलेंगे। तो ऐसे फंड को हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड। ठीक है ना, तो सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं फॉर्मूला में, तो देखो ए जहाँ पर लिखा है इसका मतलब एन्युटी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स, और क्या है, पी प्रेजेंट वैल्यू जो आप पैसे स्टार्टिंग में दोगे। ठीक है, एम मतलब अमाउंट जो आपको लास्ट में मिलेगा, और आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट पे देते हैं ना, थोड़ी ना सेम दे देते हैं, तो आई इज इक्वल टू R/100, जो तुम्हारा रेट है उस पर क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है,
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। कैसे? कभी 10 ईयर्स के लिए देते हैं, कभी 12 ईयर्स के लिए देते हैं, तो n पे वो डालना है, ठीक। फिर क्या है? फॉर्मूला। ऑफ कर लो, म्यूट कर लो बेटा। हाँ, m इज इक्वल टू a बाई आई, ठीक है। i था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट कैसे निकालना है? इंस्टॉलमेंट बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ n माइनस 1। पहला फॉर्मूला आपका ये है अमाउंट के लिए, ठीक। जब आपको अमाउंट लिखना होगा तो m a बाई आई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हमें हाफ ईयरली पे देना होता है, कभी कभी हमें क्वार्टरली देना होता है। तो अगर हम हाफ ईयरली पे देंगे तो क्या करेंगे? a i बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और जो n है ना उसमें भी 2n लिखेंगे। अगर क्वार्टरली देना होगा तो a i बाई 4 कर देंगे, ठीक है। और n में 4 इंटू n हो जाएगा, ठीक। ये p भी निकालने देते हैं, कभी कभी प्रेजेंट वैल्यू निकालने देते हैं, ठीक है। तो a बाई आई ये दोनों सेम है, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ माइनस n। जो चेंज है ना वो चेंज यही है, और आपको यही चीज याद रखनी होगी। स्टार्टिंग का तो सेम है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n है, ठीक है। तो बस माइनस प्लस का इधर उधर है, तो आप लोग ये याद कर लेना, और सम्स करते करते भी याद हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है।